गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिंकी, बादल, अभिनंदन, पूजा, प्रांशी, जूही, शिवम, कैसे हैं आप लोग? शायद अगले वीक में बेटा आपका सिलेबस पूरा हो जाए। पर अगले वीक में 2 दिन तो क्लास होगी नहीं, 2-3 दिन तो मतलब अब मतलब ये 4-5 क्लास में आराम से हो जाएगा। ज़्यादा ही बता दिए क्योंकि आपके सिलेबस में इतने टॉपिक्स नहीं है, तो हमने कर भी लिए बेटा जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े पहले या रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े? चलिए पहले रस्टिंग ऑफ आयरन देख, पहले रस्टिंग ऑफ आयरन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नॉन मेटल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा हेडिंग डालिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना। हाँ बेटा, आज क्लास नहीं होती क्योंकि आज मुझे किसी दूसरे बैच को पढ़ाना था। ठीक है ना, दूसरे बैच को पढ़ाना था। ठीक है, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा। तो इसलिए आधे बच्चे तो आए भी नहीं होंगे आज। आए होंगे क्योंकि शेड्यूल तो आपको दिख ही जाता है। चलिए, तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है इसकी क्या कंडीशन है? तो इसके लिए बेटा मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, लोहे पर जंग कब लगता है? मॉइस्चर की प्रेजेंस में। मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी। अब मॉइस्चर जो है बेटा, ये जो मॉइस्चर है ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये एयर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है। इसी को तो मॉइस्चर कहते हैं। और एयर में कौन सी गैस से बेटा रस्टिंग होती है? ऑक्सीजन की वजह से। तो इन तीनों का मतलब सेम है। ठीक है ना? अब जब लोहे पर जंग लग जाता है तो बेटा उस जंग का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जंग का सूत्र Fe2O3.XH2। ठीक है, ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। बेटा जो आपको प्रिंटेड मटेरियल मिला होगा ना वो आपको और एग्जाम्स में भी काम आएगा वो प्रो। ठीक है, और यहाँ जो पढ़ाया गया है वो प्रॉपर सीटेट के, ओनली सीटेट, ओनली सीटेट यहाँ पढ़ाया गया है आपको। ठीक है ना? बाकी जो आपको प्रिंटेड मटेरियल जो नोट्स के फॉर्म में मटेरियल मिलेगा उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मिलेंगे, आप देखोगे टॉपिक्स में डेप्थ भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चंस भी कुछ कराए होंगे, तो वो बेटा बाकी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है ना? चलिए, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, जब रस्टिंग होती है तो वेट बढ़ता है या घटता है? एक्स बेटा की जर्नल नंबर है। देखिए, जहां पर आयरन इंडिया में रखा है, स्विट्जरलैंड में रखा है, ऑस्ट्रेलिया में रखा है, तो अलग जगह आयरन रखा है, तो उसके सराउंडिंग एटमोस्फेयर में जो वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन होगा बेटा वो अलग अलग होगा। इंडिया में कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होगा, इंग्लैंड में कुछ और होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। इसलिए हमने जर्नल ये नंबर लिखा है एक्स। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। चलिए बताइए बेटा, जो वेट बढ़ता है या घटता है? देखिए, आयरन जो होता है, जब हम आयरन बोलते हैं तो एफ ई होता है। आयरन जब हम बोलते हैं तो ये क्या है? एफ ई। ठीक है, लेकिन जब इसका कोरोजन हुआ बेटा, जब इसकी रस्टिंग हुई, जंग लगा, तो ये फॉर्मूला इसमें बदल गया। ठीक है ना? तो देखिए इसके अंदर चीजें ऐड हो रही है ना, अगर चीजें ऐड होंगी तो क्या बोलोगे? वेट बढ़ रहा है।
ठीक है, तो लिखोगे इन दिस वेट इंक्रीजेस, इन दिस वेट इंक्रीजेस, इसमें भार बढ़ता है, इन दिस वेट इंक्रीजेस, इसमें भार बढ़ता है, पहली स्लाइड है ये, इसमें भार बढ़ता है। ठीक है, आपके साथ अभी एक्सप्लेन भी किया कैसे बढ़ता है। ठीक है, आप देखिए ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है बेटा, ये कैसा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा या रिडक्शन प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा या रिडक्शन प्रोसेस होगा, मूर्खो ये दोनों होता है। आयरन का तो होता है बेटा ऑक्सीडेशन, आयरन का तो होता है बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन। आयरन का तो होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, देख सकते हो, जैसे अगर Fe है, Fe प्लस O2 से आपने प्लस वाटर, मतलब आप देख सकते हो आयरन था, आयरन के अंदर बेटा ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के अंदर क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन के अंदर क्या ऐड हुआ बेटा, आयरन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन। ये मैं आपको दोनों बता चुका हूं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा प्रोसेस है, तो आप क्या आंसर दोगे, ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन अगर रिडॉक्स ऑप्शन में नहीं है, तब क्या बोलोगे, आयरन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब क्या बोलोगे कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑप्शन डिपेंडेंट है, एग्जैक्ट आंसर रिडॉक्स है, रिडॉक्स ऑप्शन में नहीं है तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो लिखोगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ redox reaction, it is an example of redox reaction। आज कौन से नंबर की क्लास है बेटा, 7th क्लास है आपकी शायद आज। हाँ बेटा, मैंने बताया था Fe डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, बिल्कुल बताया था बेटा, वो एक एलिमेंट है। स्टीम के साथ तो कर सकता है, स्टीम के साथ तो कर सकता है, तो क्या स्टीम का फॉर्मूला H2O नहीं है, सराउंडिंग एटमोस्फेयर में तो बेटा वाटर वेपर से होंगे। ठीक है, 7th चलिए ठीक। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इट इज एन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट वन लिखोगे, इन दिस मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, इन दिस मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, इन दिस मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, इसमें धातु का उपचयन होता है, इसमें धातु का उपचयन होता है। पहली स्लाइड है बेटा रखिए, इसमें धातु का उपचयन होता है, इसमें धातु का उपचयन होता है, इसमें धातु का उपचयन होता है। ठीक है, चलिए अब बेटा ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज, अभी पढ़ाऊंगा मैं फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। पहले आप बताइए ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। ये एक बेटा केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह एक, दोनों नहीं होगा बेटा इसमें, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आगे देखिए,
अब इसको रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है? प्रिवेंशन, बचाव, प्रिवेंशन बचाव। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि पेंट करके हम लोहे को रस्टिंग से बचा सकते हैं, ऑयल का यूज करके बचा सकते हैं। तो मैं उन मेथड्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड मेथड के बारे में बात करता हूँ। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा? लोहे के ऊपर हम कौन से मेटल की कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। देखो, इन दिस आयरन इज coated by zinc. In this iron is coated by zinc. इसमें लोहे पर क्रोमियम की भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन क्रोमियम की करेंगे तो प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। आप लोहे के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। जारविस बेटा, आप लोग है ना, एक तो मेरी बात बस इतना मूड खराब कर देते हो। कह रहा है सर आप प्लीज थोड़ा सा डीपली पढ़ाओ। आप सिखाओगे क्या पढ़ाना? आपके सजेशन मांगा किसी ने? अभी आप इस लायक नहीं हो कि आप सजेशन दे सको, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। बैच जब सीटेट का तो सीटेट के हिसाब से पढ़ाएंगे। आप ले लीजिए, तो साइंस स्पेशल ले लीजिए, थोड़ा डीप में पढ़ना है और डीप में पढ़ना है तो टीजीटी पीजीटी बैचेज ले लीजिए, और डीप में पढ़ना है तो आईआईटी नीट वाले बैचेज ले लीजिए, ठीक। और डीप में पढ़ना है तो बीएससी के बैचेज ले लीजिए, और डीप पढ़ना है एमएससी के ले लीजिए, और डीप पढ़ना पीएचडी में चले जाइए। आपको यही नहीं पता सब कुछ? अगर एक सारी चीजें एक ही क्लास में पढ़ा दी जाए तो ये पीएचडी एमएससी बीएससी इनकी जरूरत क्या है? होते ही साइंस में पहली क्लास में एबीसीडी सीखते ही साइंस दिमाग में गाल दी जाए बस आपके। बताना यार, बेफालतू में मूड खराब करने आते हो। पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, जितना ये करा है ये तो आपसे होता नहीं। अगर ये इतना हो जाता तो पेपर क्लियर हो चुका होता आप लोगों का भी इतना, ठीक है ना। बनना चाहते हो आप टीचर, आपको ये पता नहीं होता कि सिलेबस क्या करना क्या है, पेपर कैसे निकालना है। पहले जॉब तो ले लीजिए, ठीक है, पहले जॉब तो ले लीजिए, बाद में करते रहना डीप नॉलेज के लिए। और जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी ना, उस दिन आप पढ़ना लिखना भी बंद कर दोगे, ठीक है ना। इतने बड़े आप पढ़ाकू हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो पहले पेपर निकाल लो, उसके बाद जितना डीप पढ़ना पढ़ लेना। और अभी भी इच्छा हो रही है डीप पढ़ने की तो डीप पढ़ने के चक्कर में पेपर क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इन दिस आयरन इज कोटेड बाय जिंक। इसमें लोहे पर तुम्हें डेली भाषण सुनने की आदत है। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ये आयरन है बेटा, इस पर हम क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग पता क्यों करते हैं? ये जिंक है, क्योंकि जिंक जो होता है बेटा ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखना, ठीक है। अब एक और नई फिल्म आप लोगों की हिंदी में बोल दीजिए, वीडियो रुक गई थी बेटा, नेटवर्क चल। एक बात बताइए, एक थोड़ी देर के लिए आपका नेटवर्क गया, जब मैं दूसरी बार बोलूंगा किसी और का चला जाएगा, अगले किसी सेंटेंस में किसी और का चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऐसे क्लास नहीं होती बेटा। अगर आपका नेटवर्क चला गया है तो बेटा पेशेंस रखिए, रिकॉर्डिंग्स देख लें, बाकी क्लास को क्यों डिस्टर्ब करते हो। इसमें लिख लीजिए, इसमें लोहे पर बेटा, जारविस गुस्से की बात नहीं है, डिस्टर्बेंस होता है। मैं 100 अपना 100% देता हूँ, 100% देता हूँ जब पढ़ाता हूँ, और जब फिर आप ऐसी बात करते हो तो मूड ऑफ हो ही जाता है बेटा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो मेरे पास भेज दीजिए, हम भी तो देखें कौन से क्वेश्चन है जो नहीं बन रहे। तो फिर तो क्लियर है बेटा, आपका 90 मार्क्स तो क्लियर होगा जारविस बेटा। जिस बच्चे का जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो सीटेट का, वो मेरे पास भेज दे। ध्यान रखना कि दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन मत लगाना, क्योंकि वो सब आपके सिलेबस से मैच नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। आप अपने ही सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे वो मेरे पास सेंड कीजिए। सीटेट बोला कभी एच टेट
यूपी टेट का भी इसके क्वेश्चन करने लग जाओ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे तो रखा आप लोगों को मैंने, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए फिजिक्स के सभी क्वेश्चन बन रहे। देखिए बेटा विजय, जो क्या नाम है, किसी बच्चे ने मैसेज किया था अभी। हाँ जी बेटा ज्योति, देखिए अब वो एक बच्चा कह रहा है कि सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एक बात बताइए, उसको भी मैंने पढ़ाया, आपको भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। जिंक लेस रिएक्टिव कैसे हो जाएगा बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, ये कराने के बाद ये हल, नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे बेटा। क्वेश्चन आप अब यार आप पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस ना करें। मैंने कहा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, बाद में करा दूंगा, यूट्यूब पर कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। अब पेशेंस रखिए, पहले सिलेबस पूरा होने दीजिए और अभी पेपर की डेट आने दीजिए। जब डेट आएगी जब कराऊंगा, अब तब तक पेशेंस रखिए। नंबर में ये है बेटा, नंबर जल्दी नोट कीजिए आगे आप लोगों को। और यूट्यूब को भी फॉलो कर लेना, ये यूट्यूब चैनल है, इसी है टेलीग्राम का लिंक है, वो भी फॉलो कर लेना, ताकि जब आपके सीटेट के क्वेश्चन कराए जाएं तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ जयंती जी बोला था लेकिन हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने मैंने कहा था होगी नहीं, मैंने यही साथ में ये भी कहा होगा, शेड्यूल जरूर चेक कर लेना। सर हमने भी किए थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं। गुड बेटा रश्मि, हाँ बनाओ बेटा, ऐसा हो नहीं सकता। आपके गुरुजी ने बेटा बहुत मेहनत कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन ना बने वो एक अलग बात होती है, 90% तो बनने चाहिए। चलिए, अब जिंक को क्यों यूज करते हैं बेटा? जिंक जो होता है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या होगा, अब जो ये मॉइस्चर जो था वो ज्यादा रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो मॉइस्चर किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? जिंक के साथ करेगा, ठीक है ना। किसके साथ करेगा? जिंक के साथ करेगा, और आयरन हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे बिकॉज जिंक इज बिकॉज जिंक इज more reactive than because zinc is more reactive than iron, क्योंकि जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील है। क्योंकि जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील है। आ रहे हैं बेटा, खुशबू आ रहे हैं। क्योंकि जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील है। क्योंकि जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील है। क्योंकि जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, चलिए अब नोट करके कुछ पॉइंट देखिए। कुछ ऐसे मेटल्स है बेटा जिस पर जंग नहीं लगता। वो कौन से मेटल है बेटा जिस पर जंग नहीं लगता? एक तो क्रोमियम हो गया, ठीक है, और एक हो गया आयरन, ठीक है ना। तो पेपर में आप इनका ध्यान रखेंगे, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम आर द मेटल्स chromium and aluminum are the metals which does not corroded, which does not corroded। लिखिए, क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऐसी धातु हैं, लिखा ही नहीं है। हाँ स्टेनलेस स्टील बेटा वो मेटल थोड़ी है, स्टेनलेस स्टील वो तो एक एलोय है, मिश्र धातु है। लिखिए बेटा जल्दी लिखिए, डन। जयंती जी जल्दी लिखिए। अरे साक्षी बेटा फर्स्ट स्लाइड कहाँ से? हाँ ये वाली पहली स्लाइड है, ये वाली। कोई नहीं ओमेश्वरी जी।
अब तो लिख चुके होगे बेटा, इतना टाइम नहीं है, आप लेट आए होगे फिर। लिखिए, क्रोमियम और एल्यूमिनियम वह धातुएं हैं जिनका संसारण नहीं होता। सांची का स्तूप है बेटा, वो Fe2O3 होता है, सॉरी Fe3O4 बना है, उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, Fe3O4 इस पर, इसका बना है, इस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, लिखिए, क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऐसी धातुएं हैं जिनका संसारण नहीं होता। क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऐसी धातुएं हैं जिनका संसारण नहीं होता। अब मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा मेटल होता है बेटा, हाँ करवा देंगे बेटा, यूट्यूब पर करवा देंगे, लेकिन पेपर की डेट आने के बाद, पेपर के आसपास करवाएंगे, पेपर से 15 दिन पहले करा देंगे। और बताइए, ठीक है, पेपर से 15 दिन पहले चलेगा, ठीक है, ताकि उस टाइम पर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उसके लिए बेटा ग्रुप को भी फॉलो कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो कम से कम टेलीग्राम के ग्रुप में तो मिल जाए। क्लास के मना कर रहे थे, अब क्या जान खाओगे बेटा, आज ले रहे तो अच्छी बात है, हाँ पढ़ लीजिए। बताइए जल्दी से जो मैं पूछ रहा हूँ, एक ऐसा मेटल होता है बेटा, एक ऐसा मेटल होता है जिसको अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना, जिसको अगर हम वायु में छोड़ते हैं तो वो हरे रंग का हो जाता है। वो मेटल कौन सा है बताइए, वो मेटल कौन सा है? कौन सा मेटल है बेटा? नोटिफाई कैसे कर दूंगा मैं आप ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज दूं, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी बताइए, कौन सा मेटल है बेटा जिसको अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो हरे रंग का हो जाता है? हाँ कॉपर, तांबा, बहुत बढ़िया। तो लिखिए बेटा, तो तांबे पर जो जंग लगता है वो हरे रंग का लगता है, तो लिखोगे द कलर ऑफ कोरोजन, द कलर ऑफ कोरोजन, द कलर ऑफ कोरोजन ऑन कॉपर, ऑन कॉपर, द कलर ऑफ कोरोजन ऑन कॉपर इज ऑफ ग्रीन कलर, इज ऑफ ग्रीन कलर। तांबे पर, तांबे पर हरे रंग का संसारण होता है। तांबे पर, तांबे पर हरे रंग का, तांबे पर, अरे नहीं बेटा राघव ऐसा नहीं करते, तांबे पर हरे रंग का संसारण होता है, तांबे पर हरे रंग का संसारण होता है। अब ये जो हरा रंग आता है ना, देखिए ये क्या होता है, ये होता है बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CuCO3.CuOH2, ठीक है ना। तो ये जो हरा रंग होता है बेटा ये इसकी वजह से आता है। ठीक है, अब आप एक इसमें एक चीज देखिए, इसमें कार्बन भी आया हुआ है, कार्बोनेट भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा कॉपर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? मॉइस्चर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए, मॉइस्चर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट कीजिए बेटा, नोट करके डन लिखिए जल्दी। उपेंद्र बेटा क्लियर नहीं दिख रहा तो स्क्रीन को साफ कर लीजिए। ठीक है, अब क्या बताएं, स्क्रीन को साफ कर लीजिए अब, चलिए ठीक है। अब आपने देखा होगा बेटा, चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है, चांदी जो होती है वो काली पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम टार्निशिंग। चांदी काली कब पड़ती है बेटा? चांदी जब हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है। देखिए
ये है चांदी। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है तो ये बना लेती है सिल्वर सल्फाइड। ये हो गया आपका सिल्वर सल्फाइड। और ये जो बनता है ये किस कलर का होता है बेटा? ये होता है ब्लैक कलर का। तो चांदी का काली काली पड़ने का कारण क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो लिखोगे द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर is due to, the tarnishing of silver is due to silver sulfide। देखो जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है, जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है, जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है तो वह सिल्वर सल्फाइड बनाती है, तो वह सिल्वर सल्फाइड बनाती है। हाँ, तो वह सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिसकी वजह से वह काली पड़ जाती है, 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 जिसकी वजह से वह काली पड़ जाती है। ठीक है, चलिए बेटा अब आते हैं नॉन मेटल्स पर। ठीक है, नोट कर चुके होगे? जल्दी कीजिए अगर नोट नहीं किया है। अरे इंग्लिश में रॉन्ग नहीं लिखा, पूरा नहीं लिखा, रिएक्शन लिख रही, यहां से समझ जाओगे, इतना तो आप समझ जाओगे ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। थोड़ा बहुत जब रिएक्शन में लिख दिया, जरूर थोड़ी कि डिटो लिखवाना, इतना तो समझ सकते हो ये किसकी वजह से हुआ है। ये पढ़ोगे तो ये भी तो पढ़ोगे। ठीक है बेटा विजय, चलिए हाँ जी, हेडिंग डालिए नॉन मेटल्स। ए धातु, देखिए मेटल्स क्या थे बेटा? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते थे। ठीक है, सिल्वर क्या लिख दिया आगे? अरे मूर्ख हो ये। अरे मैंने ये जो सिल्वर सल्फाइड लिखा है, मैंने ये जो कालापन आया है उसकी वजह से लिखा है। ठीक है ना, अब समझिए यार भाषा। अब तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखिए मेटल्स वो सब्सटेंस थे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, और नॉन मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम एनायन, ऋणायन। ठीक है, अरे आपको हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना है तो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड लिख सकते हो। एल्यूमिनियम पर रेस्ट क्यों नहीं है? सुनिए सुनिए, देखिए एल्यूमिनियम बिल्कुल करता है बेटा। देखो ये एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनना, ये एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम जो होता है जब ये एयर के साथ रिएक्शन करता है तो ये Al2O3 बनाएगा। ठीक है, तो Al2O3 बनाएगा तो ये जो Al2O3 की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। अब बोलोगे सर ये लेयर डिपॉजिट हो गई तो जंग लग गया, संसारण हो गया इसका। बेटा सुनिए, एक बार ये लेयर इसके ऊपर बन गई ना, ये लेयर इसके कांटेक्ट को ब्रेक कर देगी मॉइस्चर से। एक बार ये एल्यूमिनियम पर ये लेयर बन गई ना तो ये क्या करेगी? एल्यूमिनियम का कांटेक्ट मॉइस्चर के साथ है, इसको ब्रेक कर देगी, इसको तोड़ देगी। ठीक है,
बोलोगे सर ऐसी लेयर तो फिर आयरन में भी बन रही थी, उसने भी तो कांटेक्ट ब्रेक किया। नहीं, देखिए ये जो होती है बेटा, ये थिक होती है, ये मोटी होती है। ये क्या होती है? ये थिक होती है, मोटी होती है। और आयरन के केस में जो लेयर बनती है वो पतली होती है। तो पतली होने के कारण मॉइस्चर उसके अंदर से चला जाता है, और ये इतनी मोटी है कि मॉइस्चर इसको पास नहीं कर पाता। मॉइस्चर इसको पास नहीं कर पाता। ठीक है, आया समझ बेटा? नितिन, क्लियर आपका डाउट? अगर जेन्युइन डाउट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा बेटा, कभी मना नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि सारी एक्सप्लेन मेटल्स में कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, हेडिंग डालिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। देखिए फर्स्ट, मैलेबल होंगी ये बेटा, होंगी या नहीं? नहीं होंगी, आघात वर्ध्यता। क्रॉस, डक्टाइल भी नहीं होंगी। क्रॉस, ठीक है। सोनोरस, सोनोरस भी नहीं होंगी। फोर्थ, इंसुलेटर होते हैं बेटा, ये कुचालक होते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है बेटा? कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। समझ जाओगे? तो ये जो ग्रेफाइट होगा, ये किसकी तरह काम करेगा? कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, नॉन मेटल्स जो मिल, अच्छा, लेकिन ये मेलेबल डक्टाइल नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं बेटा? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटलनेस मींस फोर्स लगाने पर टूट जाए। कोई चीज है, अगर आपने किसी पर ज्यादा फोर्स लगा दिया, किसी पर अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया, जैसे मेटल के केस में हम हथौड़े का यूज करते थे। हथौड़े से क्या होता था? मेटल फैलता था, शीट्स में कन्वर्ट हो जाता था। नॉन मेटल पर हथौड़ा मार दिया तो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो टूट जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा ब्रिटलनेस। इसको कहा जाता है ब्रिटलनेस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, भंगुरता। सिक्स्थ, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक। ये कैसा होता है? ये कम होता है। ठीक है, क्षण भंगुर देख लेना, कोई बात नहीं। सेवंथ, नॉन लश्चरस। एक्सेप्शन है लेकिन इसका भी, नॉन लश्चरस, चमकीले नहीं होते। ठीक है, इसका एक्सेप्शन कौन सा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है? आयोडीन। आयोडीन इज ए लश्चरस नॉन मेटल। आयोडीन इज ए
लस्चरस नॉन मेटल, आयोडीन इज ए लस्चरस नॉन मेटल। देखिए आयोडीन एक चमकीली अधातु है। 5-6 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के बेटा, ठीक है। आयोडीन एक चमकीली अधातु 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 है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये तीनों स्टेट में मिलते हैं बेटा। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट bromine is the bromine is the only non-metal, but bromine is the only non-metal which is found in liquid state। ठीक है, तो लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा। अधातुएं अधातुएं ठोस, द्रव और गैस। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में मिलती हैं। तीनों रूपों में मिलती हैं। तीनों रूपों में मिलती हैं। परंतु परंतु ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। परंतु केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। परंतु केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। परंतु केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो 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 द्रव अवस्था में मिलती है। जो द्रव अवस्था में मिलती है। स्नेहा बेटा थोड़ी देर पहले कुछ इसी टॉपिक के बारे में कुछ बात की थी, मैंने बताया था। आप लोग बार बार वही मैसेज क्यों करते हो, समझ नहीं आता मुझे। मैं उस चीज को बता चुका हूँ। जब मैंने कहा है आपको, जब पेपर की डेट आएगी 15 दिन पहले करा देंगे। नोटिफिकेशन तो आया नहीं अभी तक, फॉर्म तो भरे नहीं गए अभी। बीच में करा देंगे, अभी नहीं करा सकता बेटा, अभी 1 महीना तो बिल्कुल नहीं करा सकता, पहले ही बता रहा हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ फॉलो कर लीजिए चैनल को, उस पेपर से पहले करा देंगे, बेफिक्र रहिए। परंतु केवल ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। जो द्रव अवस्था में मिलती है, ठीक है बेटा। अब किसी को 5वीं प्रॉपर्टी है मुरली बेटा, ब्रिटलनेस का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को जैसे हथौड़े से पीटोगे या किसी दूसरे सब्सटेंस से पीटोगे या कोई ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो सब्सटेंस टूट जाएगा। तो टूटना कहलाता है ब्रिटलनेस, ना तो वो फैलता है ना उसको, ठीक है ना, वो क्या होगा, टूट ही जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये इंपॉर्टेंट थी, बस ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं के अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
फर्स्ट है बेटा रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, वायु के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद एयर, वायु के साथ अभिक्रिया। देखिए बेटा, नॉन मेटल है, एयर मीन्स O2, हम O2 की बात कर रहे हैं, एयर के अंदर O2 जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कैसा बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब मेटल के जो ऑक्साइड थे बेटा उनका नेचर क्या था? जनरली उनका नेचर, टेलीग्राम के चैनल की आईडी बेटा, यूट्यूब पर मेरी जो वीडियोज हैं उन वीडियोज के डिस्क्रिप्शन तो पता होगा, डिस्क्रिप्शन खोलोगे नीचे लिंक मिलेगा साइंस बाय जितेंद्र सर के नाम से। ठीक है, वो वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, सर्च करके नहीं ज्वाइन करना, वहीं से ज्वाइन करना। तो ये मेटल के केस में मेटल के जो ऑक्साइड थे वो कैसे होते थे? बेसिक होते थे, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको वाटर में डालते हैं, अगर हम इनको वाटर में डालेंगे तो ये क्या देंगे? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, एक सल्फर आपने नॉन मेटल लिया, रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बना, इसको आपने वाटर में डाल दिया, इसने बना दिया H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, वीक एसिड होता है ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो ऑक्साइड बना इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, द ऑक्साइड्स ऑफ, द ऑक्साइड्स ऑफ, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, the oxides of non-metal are, the oxides of non-metal are acidic in nature, are acidic in nature because, the oxides of non-metal are acidic in nature because they produce, because these oxide produce, these oxide produce acid in water, produce acid in water। हिंदी में लिखोगे बेटा, पहले ये कहानी लिख लेना उसके बाद ये लिख लेना। ठीक है, चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, लिखिए, अधातुओं के, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि, क्योंकि ये, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके, क्योंकि ये जल के साथ क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके
अमल बनाते हैं, अमल बनाते हैं। देखिए एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे कार्बन है बेटा, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्ट किया, इसने बनाया CO2। अब आपने इसको वाटर में डाल दिया, तो वाटर में डालने से बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक, अम्लीय। इसका नाम है बेटा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। नोट करके डन लिखिए। जल्दी नोट करके डन लिखिए। बेटा नाइट्रोजन के साथ होती है, लेकिन वो आपके नाइट्रोजन के साथ भी कुछ मेटल, कुछ रिएक्शंस होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा प्रतिभा। बात ये, क्योंकि ठीक है ना, आप अगर 11th 12th में किसी ने साइंस ली होगी तो वहां पर नाइट्रोजन की भी रिएक्शंस आपको कराई होंगी। अरे मुरली जी, हिले हुए हो क्या आप? एसिडिक कैसे होगा? अभी तो एक्सप्लेन किया है। SO2 की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर एसिड बनाता है तो उस सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और अगर वो बेस बनाता है तो उस सब्सटेंस का नेचर बेसिक होता है। हाँ, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का होगा और कार्बन में भी क्या है, वो डायमंड। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं। लिखोगे, सम ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। लिखोगे, some oxides of non-metal, some oxides of non-metal are neutral in nature, are neutral in nature। लिखोगे, अधातुओं के कुछ ऑक्साइड की प्रकृति, अधातुओं के अधातुओं के कुछ ऑक्साइड की प्रकृति, अधातुओं के कुछ ऑक्साइड की प्रकृति अधातुओं के कुछ ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं बेटा। H2O, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। NO, N2O, CO। ठीक है, ये, थैंक यू सुप्रिया जी। तो इसका ध्यान रखना बेटा। ठीक है, हाँ बेटा निधि।
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बेटा मुरली, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तनु अम्लों के साथ तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। एक बात देखिए, देखिए मेटल्स क्या करते थे, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते थे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम्म, जब आप डाइल्यूट एसिड लोगे बेटा, तनु अम्ल लोगे, तो इसके अंदर H+ होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने HCl लिया, HCl के अंदर H+ होगा, Cl नेगेटिव होगा। तो ये रिएक्ट कब करेगा, जब बेटा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में बदलता है। लेकिन नॉन मेटल तो बेटा खुद ऐसे होते हैं कि वो खुद इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नॉन मेटल तो खुद ऐसे हैं ना जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नॉन मेटल्स तो खुद खुद ऐसे सब्सटेंस है ना जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। नॉन मेटल को तो खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोथ नॉन मेटल, बोथ नॉन मेटल एंड H+ रिक्वायर इलेक्ट्रॉन। दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है बेटा, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो दोनों में रिएक्शन होगी क्या, एक बात बताइए, क्या दोनों में रिएक्शन होगी? नहीं होगी ना। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, आएगा नहीं। तो नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, हेंस नॉन मेटल्स, हेंस नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद, हेंस नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। हिंदी में लिखोगे बेटा, अधातुओं और H+ आयनों को, अधातुओं और H+ आयनों को, और H+ आयनों में दोनों को, और H+ आयनों में दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसीलिए, इसीलिए अधातुएं, इसीलिए अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, थैंक यू बेटा राघव। ठीक है, नोट कर चुके तो डन लिखिए बेटा। एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचती है, चैप्टर कंप्लीट। अधातुओं और H+ आयनों में, अधातुओं और H+ आयनों में दोनों को, दोनों को, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसीलिए अधातुएं, इसीलिए अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट आता है बेटा रिएक्शन विद वाटर।
सेम रीजन यहां पर है, ठीक है ना, सेम रीजन। वाटर के अंदर H+ होगा बेटा, उसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। देखो नॉन मेटल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और H+ वाटर के अंदर है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो सेम रीजन, नहीं मेटलॉइड नहीं है बेटा सिलेबस में, ठीक है। तो इसीलिए बेटा नॉन मेटल प्लस वाटर नो रिएक्शन, सेम रीजन है, ठीक है। तो एक नॉन मेटल होता है बेटा फोस्फोरस। अब नॉन मेटल वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, देखिए सुनिए। फोस्फोरस जो होता है ना, 3 तरीके का होता है, इतना डिटेल में आपको आगे पढ़ाएंगे। फोस्फोर यहाँ एक व्हाइट फास्फोरस होता है, सुनिए, व्हाइट फास्फोरस होता है, बता देता हूँ। अगर आप उसको बेटा नॉर्मली रूम टेम्परेचर मतलब आप उसने अपने कमरे में रखोगे ना, वो थोड़ी देर में अपने आप जलना शुरू कर देगा, ठीक है। क्यों जलना शुरू कर देगा? क्योंकि उसका बेटा जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है बेटा जिस पर कोई बॉडी जलती है, ठीक है ना। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई बॉडी जलना शुरू करती है, ठीक है ना। लिखवा दूंगा मैं डेफिनेशन, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई बॉडी जलना शुरू करती है। तो फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कम है, फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो जल्दी जल जाता है, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर वो रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो वो तो जलना शुरू कर दिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका, वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा जो था। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है नॉन मेटल्स जो होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो हम उस फास्फोरस को उठाकर क्या करते हैं, वाटर में रख देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस को किस में रखा जाता है बेटा, वाटर में रखा जाता है। दूसरा, वो जल किसकी वजह से रहा था, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो था, पानी में रखने से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। लिखोगे व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस is kept in water, white phosphorus is kept in water। लिखोगे सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, 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 ठीक है बेटा। बिकॉज कैसे लिख इग्निशन, समझ जाओगे। इग्निशन टेम्परेचर लिखवा देता हूँ, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप, लिखोगे द टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which the temperature at which a substance, the temperature at which a substance starts burning is known as ignition temperature, is known as ignition temperature। लिखोगे वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है उसे ज्वलन ताप कहा जाता है, 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 उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। ग्लास में
पोटेशियम को पानी में कैसे मिलाते, समझा नहीं? कैसे मिला सकते हो आप? पोटेशियम में तो आग लग जाएगी बेटा, वो उड़ी, आपको गिलास ही उड़ जाएगा। ठीक है ना? चलिए बेटा, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए, आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट में लिख लीजिए फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, डिफरेंस की फॉर्म में डायरेक्ट लिख लेते हैं। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरे में बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। देखिए बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिया बेटा H2O लिक्विड, ठीक है, हमने बना दिए इसके वेपर्स। वेपर की फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा? गैस। एक एग्जांपल हमने ये लिया। एक हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का ले लिया बेटा, एक एग्जांपल हमने रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे Fe प्लस मॉइस्चर, नमी, यहां से हमारे पास बना बेटा Fe2O3 डॉट XH2। ठीक है, तो पहली चीज देखिए बेटा, जो सबसे मेन पॉइंट है, हाँ, इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर मेंशन कर सकते हो। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, ये मिनिमम होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम तापमान। ठीक है ना? क्योंकि जलना तो बेटा, एक बार वो जलना शुरू, फिर तो वो जलता ही रहेगा। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई बॉडी जलना शुरू करती है, उसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान। चलिए, एक बात बताइए बेटा, H2O का आप लोगों ने थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में, 9th-10th में साइंस तो सभी ने पढ़ी है। ये जो H2 होता है, इसका मोलर मास 18 ग्राम होता है। मतलब जितना मास इसका होगा बेटा, उतना ही मास इसका होगा। ये बताइए, जितना मास इसका है उतना ही मास इसका है। ठीक है, और यहां पर देखिए बेटा, जितना मास इसका होगा, क्या उन दोनों का इतना मास होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? मतलब आयरन की बात करें, आयरन का जितना मास पहले था, क्या अब आयरन इस केस में इतना मास रहेगा? नहीं रहेगा ना बेटा। ठीक है ना? तो देखिए, तो फिजिकल चेंज में पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? मास रिमेन्स सेम। इसमें द्रव्यमान समान रहता है, इसमें द्रव्यमान समान रहता है। यहां लिखोगे मास डज नॉट रिमेन सेम, इसमें मास समान नहीं रहता, इसमें द्रव्यमान समान नहीं रहता, इसमें द्रव्यमान समान नहीं रहता, इसमें द्रव्यमान समान नहीं रहता। पहली चीज, इसके अंदर बेटा एक नया सब्सटेंस बन रहा है, आयरन से एक नया सब्सटेंस बन रहा है। यहां पर देखिए, पहले भी ये H2O था, बाद में भी H2O है, तो इसमें तो कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं। तो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस डज नॉट फॉर्म्ड, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। न्यू सब्सटेंस डज नॉट फॉर्म्ड, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। यहां लिखोगे
न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब देखिए H2O था बेटा, ये लिक्विड था, आपने इसके वेपर बना दिए। ठीक है, क्या आप इन वेपर से वापस लिक्विड बना सकते हो? हाँ सर बना देंगे, कंडेंसेशन करा देंगे, संघनन करा देंगे, वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस को तो रिवर्स किया जा सकता है, ये उत्क्रमणीय है। ठीक है, लेकिन एक बार लोहे पर जंग लग गया, एक बार लोहे पर जंग लग गया तो क्या आप उससे दोबारा लोहा निकाल सकते हो? इंक्रीज होगा बेटा नितिन, इंक्रीज। टोटल वेट की बात हो रही है, टोटल वेट की बात हो रही है, टोटल वेट इंक्रीज होगा। हाँ जी, एक बार लोहे पर जंग लग गया तो क्या आप उससे दोबारा लोहा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप रजनीकांत नहीं हो। रजनीकांत के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो तो सब कर सकता है, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते है ना। तो यानी कि ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो लिखोगे इट इज रिवर्सिबल, यह उत्कर्मणीय है, यह उत्कर्मणीय है। यह उत्कर्मणीय है, इट इज रिवर्सिबल, यह उत्कर्मणीय है। ठीक है, यहां ये कैसा होगा बेटा, इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, यह अनुत्कर्मणीय है, यह अनुत्कर्मणीय है। यह अनुत्कर्मणीय है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं। आप मुझे बताइए, बर्निंग ऑफ पेपर किस में आएगा? हाँ मच्छर भी सॉरी बोलता है रजनी सर से। हाँ हाँ, जल्दी बताइए। हाँ, दूध से दही का बनना किस में आएगा? फिजिकल में आएगा, केमिकल चेंज आएगा? दूध से दही का बनना फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? एक बार दूध से दही बन गई बेटा, दही से तो दोबारा दूध नहीं बना सकते, यानी कि वो इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, और इसके बाद एग्जांपल देखिए, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना। ठीक है, अगर आपने एक बात बताइए, चीनी को पानी में घोल दिया, चीनी को पानी में घोल दिया, तो शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? फिजिकल चेंज में आएगा या केमिकल चेंज में? चीनी को आपने पानी में घोल दिया, आप उससे दोबारा चीनी निकाल सकते हो, उसे गर्म कर दीजिए। गर्म करने से क्या होगा, जो पानी है, पानी के तो वाष्प बन के चले जाएंगे, चीनी आपको दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन या डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी का चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। इसी तरीके से नमक के बारे में भी लिख सकते हैं, नमक का पानी में घुलना, डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना, डिजोल्विंग ऑफ NaCl इन वाटर, नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना। डाइजेशन ऑफ फूड बेटा, हाँ पेपर का जलना एक भौतिक परिवर्तन होगा। कैसे हो जाएगा बेटा? एक बार पेपर जल गया, आप उसे दोबारा पेपर ला दोगे? जूस किस में आएगा? मतलब केमिकल चेंज मैंने वाह बेटा वाह, राखी बेटा वाह, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दही से दूध से दही मिल गई, दही कोई नया पदार्थ नहीं है बेटा, दूध और दही एक ही पदार्थ है।
हाँ उतना ही मिल जाएगा। एक बात बताइए, दूध और दही एक पदार्थ अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसलिए इसमें आएगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर बेटा इसमें आएगा आपका, एक बार कागज जल गया तो जल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। ठीक है। क्वेश्चन के बेटा ऑप्शन से भी देखकर, हाँ जूस तो वैसे इरिवर्सिबल है, लेकिन कई बार ऑप्शन आपको पेपर में देखने बेटा वो किस सेंस में आपसे पूछ रहा है। ठीक है। चलिए, हाँ डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार खाना पच गया, क्या आप उससे दोबारा खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है। घी का बनना बेटा केमिकल चेंज होगा, घी जो बनता है वो केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है। कैंडल का जलना, कैंडल पर तो बात करेंगे, कैंडल दोनों चेंज में आएगा। ठीक है ना, कैंडल पर तो अलग से बात करेंगे, चिंता ना करें, उसके लिए तो बेफिक्र रहें अभी। हम्म। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। क्योंकि कैंडल को पढ़ाते हैं बेटा, फिर कैंडल के बारे में, जोन्स के बारे में ही पढ़ाना। बेटा ये क्या है, ये लिख रखा है जो आप बोल रहे हो प्रशांत बेटा, यही तो लिख रखा है, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। अच्छा फोटोसिंथेसिस किस में आएगा? फोटोसिंथेसिस किस में आएगा? फिजिकल चेंज में आएगा, केमिकल चेंज में? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण, बायोलॉजी का टॉपिक है। अब बॉइलिंग ऑफ एग भी केमिकल में आएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, लिखवा देंगे। अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, कैंडल का कंफ्यूजन दूर कर देंगे, टेंशन ना ले। हाँ जी। फोटोसिंथेसिस किस में आएगा बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। बहुत बढ़िया। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स ने खाना बना लिया तो क्या उस खाने से वो खाना बन गया उनका, वो खाना किससे बना बेटा? सनलाइट की वजह से बना, CO2 और H2 प्लस सनलाइट। तो क्या उस से क्या नाम है, फूड से वो वापस सनलाइट जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और कोई एग्जांपल जिसमें आप कंफ्यूज होते हो? कैंडल को तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा बेटा, कैंडल दोनों में आएगा, फिजिकल और केमिकल में। ठीक है। तो एग्जांपल इसीलिए लिया था कि पेपर में आपको कोई एग्जांपल आ जाए तो आप अच्छे से कर लो। हाँ कैंडल में दोनों चेंज होते हैं और ऑप्शन को देखते हुए आंसर लगाना पड़ता है। ठीक है। चलिए बेटा बताइए, अगली क्लास में बेटा हम कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कैंडल के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी कोई डाउट हो तो बताइए, कोई ऐसा चेंज जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो पूछ सकते हो। अच्छा एक रिएक्शन मुझे बतानी थी, एक मिनट में। हाँ ये नो, ठीक है, एक काम कीजिए बेटा, एक बार पीछे नोट्स में जहां पर ये लिखा ना जगह बच रही होगी, एक रिएक्शन बताता हूँ, एक रिएक्शन नोट कीजिए। ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको, हालांकि रिएक्शन मैंने बताई होगी, एक रिएक्शन देखिए। हालांकि बेस में मैंने आपको पढ़ाया भी है, देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2, ये तो कराई भी होगी मैंने आपको। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं। इससे तो बनता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये वो मार्बल होता है बेटा, ये तो मैंने आपको बताया भी है। और वाटर में अगर इसको डालते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
ये तो करा चुका हूँ, चलो कोई नहीं, पर नोट कर लीजिए फिर भी। ठीक है, ये तो बेस वगैरह में पढ़ा रखा है वैसे, चलो लिखवा दे, लिख लीजिए। एलपीजी का गैस, एलपीजी का जलना बेटा केमिकल चेंज में चला जाएगा। एलपीजी जल गई तो आप उससे दोबारा ला सकते हो एलपीजी, सिंपल सा रिवर्स करके देखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल विल बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज ना। यस। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने आपको पढ़ा दी ना बेटा, एक बार बताना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने पढ़ा दी ना आपको? जल्दी बताइए एक बार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पढ़ा दिया नहीं? यस और नो? छोटा सा, छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। मास का एग्जाम्पल बेटा, अब ये बता तो रखा है, मास का एग्जाम्पल, ये मास का एग्जाम्पल बताए तो है आपको। जल्दी बताइए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दिया या नहीं? नहीं बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिजिक्स में? अरे मूर्खो, फिजिक्स में कराया होगा, केमिस्ट्री में नहीं कह रहा मैं। आधो को मुरली बेटा, तुमको तो होश ही नहीं रहता। ठीक है सोनम, चलिए देखिए आप लोग, ठीक है ना, फिजिक्स में कराया था करंट वाले चैप्टर में। ठीक है, आपको तो ध्यान ही नहीं रहता, यही तो दिक्कत है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, आपसे आपको उससे नहीं हुआ तो बोल दो कि सर ने नहीं पढ़ाया, और आपसे हो गया तो बोल दो कि सर ने पढ़ाया है, सिंपल सा फंडा है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, आगे करेंगे। तो जल्दी हो जाएगा आपका सिलेबस, 4-5 क्लास में करा देंगे। ठीक है, 4-5 तो ज्यादा है, बता दी, 2-3 दिन क्लास में भी हो जाएगा, 2-3 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लास और मान लीजिए, 3 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा वाटर को ऐड करना। चलिए ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय, टेक केयर।